ठीक, चलिए। तो मैं आज 9 टेस्ट का सेट लेकर के आप सबके सामने आ गया हूं, जो हम लोग का अपने पार्सल सर्विसेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन हुआ था। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ग्रामर पोर्शन होगा उसको देख लेंगे अपने हिसाब से, बाद में हम लोग ऐसे, लेटर राइटिंग और बाकी अन्य चीज़ों पर आएंगे। पांचवें नंबर पर है, ठीक है, 5th का ए प्रेग्नेंट। इसका मतलब होता है मार्मिक होना, ठीक है। जो हिंदी में लोग कहते हैं कि बहुत मार्मिक है, टचिंग है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक, टचिंग, समथिंग जो पेनफुल। तो ये सेंसिटिव लोगों के लिए है, प्रेग्नेंट होते हैं। किसी चीज़ को, जो कोई चीज़ अगर टचिंग हो जाए, दिल को छू जाए या किसी चीज़ के कारण जो है बुरा लग जाए, तो उसी के लिए ये वर्ड है प्रेग्नेंट, ठीक है, अफेक्टिंग। दूसरा है अनसेरेमोनियस। अनसेरेमोनियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अशिष्ट तरीके से कार्यान्वित करना, अशिष्ट तरीके से, यानी समथिंग दैट इज नॉट सेरेमोनियस। आप यहां पर यूज कर सकते हैं कि र्यूड होकर के, ठीक है। आप यहां पर र्यूड, इम्पोलाइट के नॉट इन अ पोलाइट वे, ये सब देख सकते हैं। एब्रप्ट, सडन, एकाएक कर दिया गया, मतलब कोई किसी को आमंत्रित किया और शिष्ट तरीके से उसका स्वागत नहीं किया, तो उसके लिए यूज होता है अनसेरेमोनियस। इसके अलावा सब चीज ठीक है ना कैमरा, चलो ओके। दूसरे में हम लोग आ जाते हैं, बी राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। म्यूटिनस, जैसे सुना होगा म्यूटनी ऑफ 1857, विद्रोह। तो ठीक इसका उल्टा यहां पर लिखना है म्यूटिनस का, कि क्या होगा यहां पर, ओबेडिएंट, लॉयल, पैट्रियटिक। पैट्रियटिक भी आप यूज कर सकते हैं। तो म्यूटिनस जो देशद्रोही होते हैं, विद्रोही होते हैं, उनके लिए ठीक उल्टा जो शब्द है यहां पर, डेट इज ओबेडिएंट, लॉयल, पैट्रियटिक। और डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त होना, सुषुप्त होना। प्रसुप्त, जो एक्टिव नहीं हो, सोया हुआ हो, उसको कहते हैं डोरमेंट। तो इसका जो उल्टा होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा एक्टिव। जैसे हम लोग वोल्केनोस के लिए बोलते हैं, ज्वालामुखियों के लिए, कि ये डोरमेंट वोल्केनो है और कोई एक्टिव वोल्केनो है, तो ये डोरमेंट का उल्टा होता है एक्टिव। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला, वन हु बिलीव्स सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड्स, ठीक है, सुखवादी। इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज हेडोनिस्ट। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो है, यह अ कंक्लूडिंग स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, ठीक है। इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हिंदी में इसी को हम लोग उपसंहार बोलते हैं, कि अंतिम में जब प्ले खत्म हो जाए तो फिर उसके बारे में लास्ट में जो चीज आती है उसे अ कंक्लूडिंग स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। प्ले, ड्रामा, किसी के लास्ट में जब हम लोग अंत करते हैं उसको, तो एपिलॉग, और उसी को हिंदी में हम लोग उपसंहार कहते हैं।
write the correct spelling of the following. ठीक है, पहले वाले का एडवांटेजियस दिख रहा होगा, लाभदायक, और दूसरा एसासिनेशन, याद रखिएगा डबल एस है और यहां पर ए हो जाएगा, एडवांटेजियस, ये ठीक है, आसान भी है। एसासिनेशन और सिंपल मर्डर में जो अंतर होता है कि एसासिनेशन हमेशा इज लाइक मर्डर ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन, मर्डर ऑफ ए फेमस पर्सन और एन इंपॉर्टेंट पर्सन, स्पेशली ड्यू टू हिज पॉलिटिकल लिंक्स और पॉलिटिकल अफेयर्स। तो राजनीति में जब किसी फेमस व्यक्ति की हत्या होती है तो उसे मर्डर या किलिंग ना बोल करके एसासिनेशन बोलते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, मेक सेंटेंसेज विथ द फॉलोइंग इडियम्स विदाउट चेंजिंग देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर वो होता है उस इंसान के लिए यूज करते हैं जिसे आता जाता कुछ नहीं है और गाड़ी के पीछे बैठकर ड्राइवर को ही सिखाता रहेगा कि तुम्हें गाड़ी चलानी कैसे है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब मैं YouTube पर या कहीं भी जब वीडियो डालता हूं इस टाइप से, तो अगर छोटी सी कोई गलती अगर हो गई तो कुछ लोग आकर के नीचे समझाने लगेंगे कि आपको जो है हिंदी नहीं आती है, उच्चारण दोष है, होता है, जो ट्रोलर्स होते हैं, तो उन्हीं के लिए ये यूज होता है बैक सीट ड्राइवर। अ पैसेंजर इन ए कार हु गिव्स द ड्राइवर अनवांटेड एडवाइस, ठीक है। इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें कर लेना, हो सके तो मीनिंग लिख दीजिएगा और उसके बाद ही जो इसे सेंटेंस में यूज कीजिएगा। Never be a backseat driver in the matters which are out of your expertise। तो जिस चीज का तुम्हें अनुभव ना हो उन मुद्दों पर हाथ नहीं डालो, ज्ञान नहीं दो तो ज्यादा अच्छा होगा। बैक सीट ड्राइवर, नेवर बी अ बैक सीट ड्राइवर इन द मैटर्स विच आर आउट ऑफ योर एक्सपर्टीज, ठीक है, ये हो गया। अगले पे आते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब होता है यंग बट इमेच्योर टाइप, या लैकिंग एक्सपीरियंस, जो अनुभव में कमी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। यंग हो सकता है, कम उम्र का हो, इमेच्योर हो, लैकिंग एक्सपीरियंस। तो इसके लिए कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, the manager hesitates to entrust the task to entrust the task to Shyam as he is
a bit wet behind the ears. The manager hesitates to entrust the task to Shyam as he is a bit wet behind the ears. ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा है एंड इन स्मोक, ठीक है। इसका मतलब होता है मीनिंग टू कम टू नथिंग, यानी कोई परिणाम नहीं निकलना। टू कम टू नथिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड इन स्मोक का द प्लानिंग ऑफ नैनीताल ट्रिप ended in a smoke. The planning of Nainital trip ended in a smoke, या the planning of Nainital trip eventually ended in a smoke, ये भी ज़्यादा सही हो जाएगा। आप यहाँ पर eventually भी जोड़ सकते हैं। The planning of Nainital trip ended in a smoke, यानी नैनीताल जाने का जो हमारे नैनीताल जाने की जो हमारी योजना थी अंततः वो क्या हो गई, वो समाप्त हो गई, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथा है, फोर्थ वन, लाफ इन वंस स्लीव, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप छुप करके किसी के लिए हंस रहे हो कि अच्छा हुआ। सामने तो आप नहीं हंस सकते, सामने तो आप प्रिटेंड करेंगे कि अरे हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से, लेकिन उसके पीछे आप उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजा लेते हैं सीक्रेटली। तो लाफ इन वन स्लीव होता है टू बी सीक्रेटली हैप्पी अबाउट समथिंग। ठीक है, टू बी secretly happy about something that he has landed into a trouble। तो किसी व्यक्ति के बारे में वो फंस गया है तो आप क्या कर रहे हैं कि मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो लाफ इन वंस स्लीव, आप देखते होंगे कि कैसे जो है जानबूझ करके जो कोई भी आकर के यूट्यूब पर कुछ कर जाता है कि भाड़ दो इसका, किसी तरह बिगड़ जाए, कुछ गलतियां कर जाए और बाद में अगर हो जाए तो दे विल लाफ इन वंस स्लीव, ठीक है। इसको सेंटेंस में कैसे डालेंगे? The ministers critics, यानी मंत्री के आलोचक, were laughing in their, the ministers critics were laughing in their sleeves when news of the scandal was, when news of the scandal was reported for the first time,
ठीक है। तो जब मंत्री जी का स्कैंडल पहली बार जब सामने आया तो उनके आलोचक जो थे वो मन ही मन जो है मुस्कुरा उठे, खुश हो गए। ये सेम यही हुआ, लाफिंग इन वन स्लीप, द मिनिस्टर क्रिटिक्स वेर लाफिंग इन देयर स्लीप्स व्हेन न्यूज ऑफ द स्कैंडल वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मन ही मन खुश होना कि अच्छा हुआ, भले हुआ, फंसा। पांचवा है एट सी। इसका मतलब होता है, एट सी का मतलब डीपली कंफ्यूज्ड। डीपली कंफ्यूज्ड। ये देखिएगा बहुत सारे लोग जो हैं वो 13 अगस्त को लेकर के डीपली कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सुबह में टेस्ट देना या शाम में। तो जहां तक मुझे जानकारी है कल जो है वो 12 से 3 के बीच में है, दोपहर में। याद रखिएगा इसको कि कल जो है आपका टेस्ट जो है वो दोपहर में 12 से 3 के बीच में है। तो उसमें एट सी आपको नहीं रहना है। इसको सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? आई एम completely at sea with the new digital board. I am completely at sea with the new digital board, यानी नए डिजिटल बोर्ड को चलाने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रहा हूं, बहुत उलझन में फंस जा रहा हूं। तो एट सी, तो डीपली कंफ्यूज को कहते हैं एट सी। डू एज डायरेक्टेड, इस पर भी आपको फोकस करना होगा, सबसे ज्यादा ध्यान जो है इस पर रखिएगा। डू एज डायरेक्टेड। सॉल्व यूनिट 10, चेंज द वॉइस से पहले में हैड ही वर्क हार्ड he would have won the gold medal। इसको कैसे करेंगे? The gold medal would have been would have been won by her had, अच्छा यही है ना, had ही, सॉरी। द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन won by him had he worked hard, sorry. The gold medal would have been won by him had he worked hard। had he worked hard, इसको याद रखना, he और she का थोड़ा ये हो गया था। Change the voice, तो the gold medal would have been won by him had he worked hard। अगले वाले में आते हैं। Second, he said to his manager, could you please pass the bill this week? He requested he said to his manager, could you please pass the bill this week? He requested his manager to pass the bill that week। ध्यान दीजिएगा, दिस यहां पर क्या हो गया, स्पीच चेंज करते ही डेट में बदल गया है। He said to his manager, could you please pass the bill this week। तो आपने देखा कि could you please, तो जहां पर प्लीज आ गया वहां पे रिक्वेस्ट का, अनुरोध का सेंस आ गया, इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया, रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक। बहुत सिंपल है, अगर आप आराम से करेंगे तो हो जाएगा। अगले वाले में रिमूव टू, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। शी वॉज वीपिंग टू बिटरली
टू मेक एनी आंसर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, शी वॉज वीपिंग सो बिटरली, शी वॉज वीपिंग, टू हटा करके वहां पर पहले सो लगाएंगे, ठीक है। शी वॉज वीपिंग सो बिटरली दैट, सो बिटरली दैट शी could not make any answer. She was weeping so bitterly that she could not make any answer, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही टू हटा और सो लगा तो आप डेट लगाएंगे, शी वॉज वीपिंग सो बिटरली डेट शी कुड नॉट मेक एनी आंसर। तो वो रो रही थी बुरी तरह, क्योंकि वो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई, ठीक है। चौथे में आते हैं, नो बडी लाइक द प्ले, क्वेश्चन टैग आसान है, नो बडी लाइक द प्ले, डिड दे। पांचवा, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हैव यू नेवर हर्ड इट। इसका होगा हैव यू नेवर heard it that honesty is the best policy, ठीक है। Have you never heard it that honesty is the best policy, ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, दो सेंटेंस थे, ये सिंगल में आ गया, हैव यू नेवर हर्ड इट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या तुमने कभी सुना नहीं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगले पे जाते हैं, अगला है छठा, the girl was pleased at winning a prize, change into compound, the girl was pleased ध्यान दीजिएगा, the girl was pleased at winning a prize, इसको हमको चेंज करना है कंपाउंड में, ठीक है। The girl was pleased for she had won a prize, ठीक है। The girl was pleased for she had won a prize, तो ये चेंज हो गया कंपाउंड में। The girl was pleased at winning a prize, यहां पर प्राइस है, इसको चेंज कर लेना, ये प्राइस हो गया गलती से, टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है बहुत जगह पे। तो द गर्ल वाज प्लीज्ड एट विनिंग अ प्राइज, चेंज टू कंपाउंड, द गर्ल वाज प्लीज्ड फॉर शी हैड वोन अ प्राइज। उसके बाद सातवां है, चेंज इनटू असर्टिव है, हाउ कैन आई रिपे हिज काइंडनेस, ठीक है। जो उसने मुझ पर एहसान किया है मैं उसे कैसे लौटा सकता हूं, हाउ कैन आई रिपे हिज काइंडनेस। इसका होगा आई कैन नेवर रीपे हिज काइंडनेस, ठीक है। मैं कभी भी उसके एहसान को चुका नहीं पाऊंगा, आई कैन नेवर रीपे हिज काइंडनेस। हाउ कैन आई रिपे हिज काइंडनेस,
तो चेंज इनटू assertive, I can never repay his kindness. अगला 8वां, no sooner did he see the lion than he ran away. चेंज इनटू अफर्मेटिव में है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। As soon as he saw the lion, he ran away. As soon as he saw the lion, he ran away. बहुत आसान है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है रीराइट आफ्टर एप्रोप्रिएट करेक्शन। I would rather die than begging alms। ठीक है, बहुत आसान है, यहां तक सही जाएगा। I would rather die, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि begging alms, कि भीख मांगने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। इसमें I would rather die than beg। I would rather die than beg, इसको याद रखना। अगला, do your work attentively। use noun form of attentively। नाउन फॉर्म यूज करना है, आसान है। डू योर वर्क विथ अटेंशन। डू योर वर्क विथ अटेंशन, लास्ट में हमेशा ये फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। तो डू योर वर्क विथ अटेंशन। 11वां जो है, हमेशा की तरह इसमें टाइपिस्ट महोदय ने लगातार जो है एक ही गलती कर दी है और फिर यहां पर वो एसर्टेन और एसेटिक डाल दिए हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया और जो सेट पैटर्न होगा उस पर वो छोड़ दे रहे होंगे क्वेश्चन बदलने के बाद, क्योंकि सब जगह तो चेंज इनटू अफर्मेटिव ये सब आ रहा है तो रहने दे रहे होंगे, इसीलिए ब्रैकेट में इसको भी रहने दे रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंडियंस वे आर डिटरमाइंड टू थ्रो अवे द डैश ऑफ फॉरेन रूल। ठीक है, जो भारतीय थे वो डिटरमाइंड थे, मन बना लिया था उन्होंने कि अब हम अंग्रेजी राज का जो जुआ हमारे कंधे पर है उसको उतार करके फेंक देंगे। जैसे बैलों के कंधे पर जो रखते हैं, तो यहां पर सेम थिंग यहां पर जो यूज होगा, थ्रो अवे द योक ऑफ फॉरेन रूल। ठीक है, बैलों के कंधे पर जो योक होता है, जुआ होता है, उसको उठा करके हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। अगला है 12वां, शैल वी एवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज, रीराइट यूजिंग नेवर। ये आसान है, वी शैल नेवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज। वी शैल नेवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज। ठीक है, इसमें भी आगे बाद में जो भी है, जितना आपने कर लिया है निबंध, उसी पर फोकस रहना है। ये सब देखेंगे। अभी पहले ग्रामेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। सूर्य, सिंपल सूरज लिख देना है। एक से ज्यादा आ रहा होगा फिर भी आप गलती मत कीजिएगा, एक लिख के अपना छोड़ दीजिएगा। सूरज, भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर, पुष्प, फूल, सुमन और भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो
सब पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुसुम, गुल, बहुत सारी चीजें हैं। विरल यानी रेयर होता है इंग्लिश में, इसका उल्टा घना, सघन। तो विलोम, विरल का घना, सघन। ख में सद्भाव यानी इंग्लिश में हार्मनी, इसके लिए जो उल्टा शब्द होगा दुर्भाव, कलह, टकराव इत्यादि। तो अब आगे आ जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जो त्याग देने योग्य हो, त्याज्य जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। त्याज्य, द्रुतगामी, ठीक है। निम्न को शुद्ध करें। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यही होगा। दूसरा, उस पर घड़ों पानी गिर गया। उस पर घड़ों पानी पड़ गया। उस पर घड़ों पानी गिर गया नहीं, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अब मुहावरे आ गए। निम्न मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। आस्तीन का सांप, जो मित्र होकर धोखा दे, जो मित्र होकर भी जो धोखा दे, हम उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन तुम तो आस्तीन का, सॉरी आस्तीन गलत कर दिया, फ्लो में यही होता है कई बार, आस्तिक दिमाग में आ जाता है। तुम तो आस्तीन का सांप निकले। ठीक है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन तुम तो आस्तीन का सांप निकले। ठीक है, अभी देखो आस्तीन लिखते समय एक नेचुरली गलती में कर जाता, आस्तिक वाला आ रहा था और उससे वो आस्ती जा रहा था। फिर ध्यान आया तो देखा कि नहीं, यहाँ तो बड़ी मात्रा का यूज होगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिएगा, कई बार जो है गलतियां हो जाती हैं। ख, अंगारों पर लौटना। ठीक है, इसका मतलब होता है जलन के मारे कुढ़ना। जलन
ईर्ष्या, ठीक है, जलन, ईर्ष्या के मारे कुढ़ना, व्यथित होना। जलन, ईर्ष्या के मारे जो है कुढ़ना, व्यथित होना, ये सभी चीजें कुढ़ना। तो जलन, ईर्ष्या के मारे कुढ़ना या व्यथित होना, इसको हम लोग अंगारों पर लोटना के लिए इसका मीनिंग होता है। क्या होगा? इस वाक्य में पड़ोसी की उन्नति देखकर उसकी स्थिति, पड़ोसी की उन्नति देखकर उसकी स्थिति मारे ईर्ष्या के पड़ोसी की उन्नति देखकर उसकी स्थिति मारे ईर्ष्या के अंगारों पर लोटने जैसी हो गई। तो पड़ोसी की उन्नति देखकर उसकी स्थिति मारे ईर्ष्या के अंगारों पर लोटने जैसी हो गई। यहां पर क्लियर हो गया कि मारे ईर्ष्या के चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ठीक है, घबरा जाना। बहुत लोग यहां घबरा लिख देते हैं, याद रखिएगा घबरा नहीं होता है, घबरा होता है, घबरा जाना, घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस को देखकर चोरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, ठीक है, यानी वो घबरा गए। हाथ पर सरसों उगाना, यानी असंभव कार्य को भी संभव कर देना, असंभव कार्य को भी संभव कर देना। श्याम ने एक ही दिन में, श्याम ने एक ही दिन में कुआं खोदकर मानो हाथ पर सरसों उगा दिया, ठीक है। श्याम ने एक ही दिन में कुआं खोदकर मानो हाथ पर सरसों उगा दिया। अगला है चांद पर थूकना,
इसका मतलब होता है किसी महान व्यक्ति पर लांछन लगाकर स्वयं को ही अपमानित करना। महात्मा गांधी को अपशब्द कहना, महात्मा गांधी को अपशब्द कहना चांद पर थूकने के समान है। महात्मा गांधी को अपशब्द कहना चांद पर थूकने के समान है। अब अगले पे आ जाते हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कई लोग पिछले कई बार से, मतलब कई लोग क्या, एक लोग कोई है, बार बार मुझे वो कर्म और कर्तृवाच्य का अंतर समझा रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं, और बार बार यहाँ चीजें दी जा रही हैं कि भैया इसको कर्मवाच्य में बना दीजिए, कर्म में चेंज कर दीजिए, और इसको कर्ता की तरह चेंज कर दीजिए, कर्तृ बना दीजिए, कर्तृवाच्य। और वो लगातार जो है वो समझाइश दे रहे हैं, और हम बार बार देख करके फिर जा रहे हैं, हड़क जा रहे हैं बार बार कि भैया पता नहीं कहाँ हमसे दिक्कत हो जा रही है। और वो बार बार बोल रहे हैं कि आप सर कर्मवाच्य को ही आपने कर्मवाच्य फिर से बना दिया, कर्तृवाच्य को आपने कर्तृवाच्य बना दिया। तो ठीक है, जो भी है, फिलहाल जो मेरी अपनी समझ है, मैंने प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा, इसको कर्मवाच्य में बनाना है, कर्म दिखाना है, ठीक है। तो कर्ता ने यहां पर पढ़ा है, तो कर्ता का वाच्य है। एक किसी मोहतरमा ने यूट्यूब पर लिखा कर्मवाच्य जो है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। अभी 2022-23 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कर्मवाच्य इसमें से बताइए कौन है, और चारों ही ऑप्शन जो थे वो निगेटिव थे। गजल नहीं गाई जाती, उसे चला नहीं जाता, नहीं नहीं सब में था। तो पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहां से आ जाते हैं, जो भी हो। तो मैंने प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा, इसको कर्मवाच्य बनाना है, कर्म प्रधान बनाना है। मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया, यानी कर्म किया गया मुझसे पढ़ने का। मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा गया, तो मैंने पढ़ने का कर्म किया है, ठीक है। जबकि मैंने प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा, तो कर्ता बता रहे अपने बारे में कि भैया हमने पढ़ा, हमने ये काम किया, तो कर्मवाच्य बनाए, ठीक ही था। पता नहीं इसमें कौन सी दिक्कत है। संसद में बजट पेश किया गया, कर्तृवाच्य बनाना है, ठीक है, आसान है। संसद में बजट पेश हुआ, संसद में बजट पेश हुआ, ठीक है, कर्तृवाच्य। आगे अगले पे जाते हैं। तीसरा, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, मिश्र वाक्य बनाए। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, वे सदा
सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। चौथा, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। इसको सरल वाक्य में बदलना है। मजदूर को अपने परिश्रम या अपनी मेहनत, मजदूर को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। या मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। सरल वाक्य हो गया। फिर अगला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें निगेटिव नहीं होता। अगर निगेटिव रहता तो उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। विधानवाचक में एक बार मुझसे गलती हो गई थी खुद ही इसको बनाने में, क्योंकि मैं सिर्फ इतने पर था ध्यान में कि विधानवाचक वाक्य जो है वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, उससे कोई सूचना मिलती है। ठीक है। और यह भी एक है उसमें दूसरा नियम कि वो निगेटिव नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो उसको चेंज कर देना है, नहीं हटा देना है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक जरूर है। क्या आज स्कूल की छुट्टी है? प्रश्नवाचक है। इसको विधानवाचक में चेंज करना है। क्या आज स्कूल की छुट्टी है? ठीक है। तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाना है। इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? इंफॉर्मेशन जब इससे देंगे तो आज स्कूल की छुट्टी है। आज स्कूल की छुट्टी है। इस चीज को अपना ध्यान दीजिएगा कि आज स्कूल की छुट्टी है। एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया। जैसे कल जो है 12 से 3 बजे के बीच में आपकी लिखित परीक्षा जो मॉक टेस्ट है 10वां अंतिम, वो है 10वीं परीक्षा कल 10th। और इसके बाद आप सभी रण बांकुरे जो है वो उतर जाएंगे 13 अगस्त को। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेपर चेकिंग का, क्योंकि पहला वाला तो मैंने पूरा कर दिया, रात दिन लग करके एक एक पेपर में आधा घंटा लग रहा था। जो लोगों ने देखा होगा मुझे चेक करते हुए देख रहे होंगे। अब या तो हम ये वाला काम करवा सकते हैं या फिर वहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को जो मेरी राय है, जहाँ जहाँ वर्तनी संबंधी गलतियाँ उनको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको मिनिमाइज करने का। फिर आपका काम हो जाएगा। जो जो बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, या आज दोपहर में भी जो एक मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, उसको देख करके जो उसमें करेक्ट से मेन पॉइंट है, जो थीम है, उसको पकड़े रहिएगा। बचे हुए 2 दिनों में 2.5 दिनों में वही काम कीजिए लगातार, और परेशान मत होइएगा। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था हालत खराब हो रही है, मन में अजीब से बेचैनी आ रही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, अगर आपने नहीं मेहनत की होगी 2 महीने तक से, पिछले 2 महीनों से, तो जाहिर सी बात है कि टाइम पास करने के लिए एग्जाम थोड़ी है कि आप यहाँ आ गए और हम जबरदस्ती आपका सिलेक्शन करा देंगे। नहीं करा सकते हैं। इस मामले में हम बहुत राफ साफ हैं और बहुत खड़ूस टाइप के आदमी हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। जो मेहनत करेगा सही दिशा में उसका सिलेक्शन होगा, और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, याद रखिएगा। बाकी बोलने वाले बोलते रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। संधि विच्छेद, संधि और समास पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आशीर्वाद, विसर्ग आ गया प्लस वाद, आशय प्लस वाद, सिंपल विसर्ग संधि। बहुत लोगों के पेपर में मैंने देखा है कि
संधि कर दे रहे हैं और संधि का प्रकार नहीं बता रहे हैं, या संधि का प्रकार बता दे रहे हैं, संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं। समास में भी सेम वो वैसे ही करके ले जा रहे हैं। तो ऐसे कीजिएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आशीर्वाद। उसके बाद है सद्वानी। सत्य प्लस वाणी, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, ये लगा यहां पर तो व्यंजन। व्यंजन संधि। अब दूसरे इसके बाद है समास। संधि के बाद समास विग्रह कर उसका प्रकार भी बताएं। ठीक है, जितेंद्रिय, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो सबको जीत लिया। कैसे बताया था? नीलकंठ वाले में, नीला हो कंठ जिसका, शंकर भगवान। तो जिन्होंने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, जितेंद्रिय यानी गौतम बुद्ध। तो इसमें सिंपल बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अगला जो है दुरागत। दुरागत का मतलब होता है दूर से आया हुआ। ठीक है, दूर से आया हुआ, दूर प्लस आगत। जैसे उसमें जीत प्लस इंद्रिय कर देंगे, वहां पर जीत प्लस इंद्रिय। यहां दूर प्लस आगत। दूर से आया हुआ। ठीक है, यहां पर आया हुआ जो दूसरा पद है वो ज्यादा प्रधान हो जा रहा है कि वो दूर से आया है। ठीक है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास, दूसरा पद जो है वो प्रधान हो गया। आठवां, निम्न उपसर्ग से एक एक शब्द बनाएं। ठीक है, प्रयास, प्रयोग, सत्कर्म या ऊपर में सद्वानी। तो ये सब कुछ जो है इससे हो जाएगा, सत्कर्म, सत्पुरुष, सब कुछ। फिर नौवां, निम्न प्रत्यय से एक एक शब्द बनाए। बिटिया, खटिया, जादूगर, बाजीगर, सौदागर। मैं सुबह में व्यायाम करता हूं। अगला 10वां, लास्ट वाला इसका कारक बताना है। 8 कारकों में से कौन सा कारक है जो अधिकरण कारक होता है? अधिकरण
अधिकरण कारक इसमें में और पर, इन दो चीजों का यूज होता है। और वहां पर क्या देता है, मैं सुबह में व्यायाम करता हूं जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता। क्रिया के आधार पर, तो मैं सुबह में व्यायाम करता हूं, व्यायाम पर, ठीक है, तो इससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता हो। इसमें अधिकरण कारक होगा, याद रखिएगा, में और पर लगा रहेगा तो अधिकरण कारक लगा देना है। क्लीन इंडिया मिशन, अर्बनाइजेशन इन इंडिया और साइबर क्राइम। क्लीन इंडिया मिशन, जिनको इस मिशन के बारे में जानकारी होगी वो उठा सकते हैं, अगर आपने इस पर काम किया हो तो। स्वच्छ भारत अभियान है क्लीन इंडिया मिशन। व्हाट इज क्लीन इंडिया मिशन, उसको डिफाइन कर देना अगर आपको पता हो। फिर व्हाई दिस क्लीन इंडिया मिशन हैज बीन लॉन्च्ड, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड इट, इन तमाम चीजों को आप अपना रखना। डेफिनेशन वाले में शुरुआत में बताना कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, और फिर इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे उसको दूर किया सकता है, और इसका फिर एडवांटेजेस क्या है क्लीन इंडिया मिशन का। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है, मिशन का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, इसके इंप्लीमेंटेशन में भले दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, लोगों के मेंटलिटी को बदलने की जरूरत है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश के कई शहर जो हैं क्लीन इंडिया मिशन में बहुत आगे निकल गए। ठीक है, बिहार के कई इलाके जो इसमें क्यों पीछे हैं, इन सब चीज़ों पर आप बात करके यू कैन राइट अ गुड एसे ऑन क्लीन इंडिया मिशन। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसके लिए भी आपको टेक्निकल थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अर्बनाइजेशन इन इंडिया कि कई फेजेस में इंडिया में अर्बनाइजेशन आया। जो अपना फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। तो फिर आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर आप रोने लगेंगे कि कहाँ फंसा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द फर्स्ट अर्बनाइजेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, और सेकेंड वाला, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया केम ड्यूरिंग द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, जब हम लोग महाजनपदा काल कहते हैं, महाजनपदा पीरियड, उसके समय में अर्बनाइजेशन इन इंडिया। वहां से फिर हम लोग आगे आएंगे तो सल्तनत पीरियड में, मेडिवल इंडिया में हम लोग सल्तनत और मुगल पीरियड में देखते हैं कि कुछ अर्बनाइजेशन हुआ। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत सारे न्यू सिटीज जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया, डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने कैसे कुछ शहर बसाए, जैसे चंडीगढ़, जमशेदपुर, ये सब प्लांट सिटीज थे। तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। फिर इसका दिखाना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन के कारण क्या फ़ायदा हुआ, कैसे सिविलाइजेशन के लोग बढ़े। लेकिन ये भी दिखाना होगा कि अर्बनाइजेशन के अंतर्गत सारी एमिनिटीज अर्बन एरियाज को जा रही थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा। तो जब तक आप रूरल एरियाज में
अर्बनाइजेशन के जो फैसिलिटीज है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोग गांव से आते रहेंगे शहरों में, सुविधाओं के चक्कर में, एमिनिटीज के कारण, रोजगार के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट के कारण वो आते रहेंगे। तो अर्बनाइजेशन का अपना फायदा है तो अपना नुकसान भी है। फिर एक और बात है, लोग कहते हैं कि अपने रूट से कटना नहीं चाहिए। रूरल जो आपका रूट है, जो जड़ है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार आप शहर में आ जाते हैं फिर भी आपको अपने गांव से जो है जुड़ा रहना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको अपने विलेज जाते रहना चाहिए अगर विलेज है तो, ठीक है। वो अपना कल्चर जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कारण इफ अर्बनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन देन योर विलेज इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर। अगर शहर जो है वो सभ्यताएं हैं तो गांव जो है वो संस्कृति है। इफ जो अर्बन सेक्टर है अपना, अगर वो बॉडी है, इफ इट इज अ बॉडी देन द रूरल एरियाज आर आवर सोल, आत्मा है वो। इस चीज को ध्यान देना, इस तरह की कुछ कुछ बातें बना देना तो ऐसे में नंबर अच्छे आ जाएंगे। साइबर क्राइम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइबर, देन डिफाइन व्हाट इज साइबर क्राइम, उसके बाद साइबर क्राइम के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो बता दीजिएगा। फिर कैसे लोग साइबर क्राइम में फंसते हैं, कौन सा एज ग्रुप उसमें ज़्यादा फंसता है, जो छोटे टीनेजर्स होते हैं, फिर स्पेशली जो फीमेल्स गर्ल्स होती हैं उनको फंसाते हैं, सब बुजुर्गों को फंसाते हैं, उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं क्योंकि वो डिजिटली उतने एडवांस नहीं होते हैं, उनको मूर्ख बना करके वो पैसा ले लेते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। कैसे हम बचें, उसके लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या एफर्ट लगा रही है, आप अपना क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आ जाएगा आपके साइबर क्राइम में। तो इस तरह आप अपने ऐसे को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, राइट ए लेटर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, लेटर टू द एडिटर, सेम फॉर्मेट पे जाना, अबाउट मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स ऑफ आवर लोकेलिटी। हल्की सी इसकी बात करके, मिसयूज और इसके पुअर के बारे में बात करके, जो फॉर्मेट जो बताया गया है कि सेंडर्स का नेम नहीं डालना है, एड्रेस, नीचे डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन यानी पदनाम, एड्रेस जैसे बताया है, सब्जेक्ट सर ऑब्लिक मैडम करके आपको अपनी बात जो है रख देनी है कि आपके स्ट्रीम न्यूज़पेपर में हम चाहते हैं, और जैसे से बताया फॉर्मेट उसको कर जाना, ठीक है। लास्ट में जैसे भी थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ, बात खत्म, बढ़ जाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा। लेटर टू द एडिटर, ड्राइंग अटेंशन टू प्रॉब्लम स्ट्रीट लाइट, सेम चीज, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये राइट द प्रेसियो ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए इतनी माथापच्ची, आप में से कितने लोग इसको देख करके ही आपने छोड़ दिया होगा। लैंग्वेज एज कल्चर हैज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री विच इट इन टर्न रिफ्लेक्ट्स। कल्चर इन अदर वर्ड्स इज ए प्रोडक्ट and a reflection of human beings communicating with one another in the very struggle to create wealth and to control it, ठीक है। इतने में जितनी चीजें समझ में आई, लैंग्वेज एज कल्चर हैज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक संस्कृति के रूप में भाषा के 3 आयाम हैं, हैज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कल्चर इज ए प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री which it in turn reflects। कल्चर क्या है? इतिहास है जो खुद को दोहराता है। कल्चर इज ए प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री which it in turn reflects। हिस्ट्री का प्रोडक्ट है कल्चर, जो खुद को दोहराता रहता है। कल्चर इन अदर वर्ड्स इज अ प्रोडक्ट एंड ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स communicating with one another in the very struggle to create wealth and to control it, to create wealth and to control it।
Culture, in other words, is a product and a reflection of human beings communicating with one another in the various struggle to create wealth and to control it. ठीक है, परिसंपत्तियों का निर्माण और फिर उस पर कब्जा करने की जो कोशिश है, इसको बता रहा है यहाँ पर कि अगर अन्य शब्द में कहा जाए तो कल्चर जो है इसी का उत्पाद है, इसी का रिफ्लेक्शन है जो इंसान अब तक करता आया है, लड़ता आया है. बट कल्चर डज नॉट मेरली रिफ्लेक्ट दैट हिस्ट्री. परंतु संस्कृति क्या है? यही चीज है, इसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है? नहीं. और रेदर इट डज सो बाय एक्चुअली फॉर्मिंग इमेजेस और पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड नर्चर. क्या कहता है आगे कि नहीं, ऐसा नहीं. एक्चुअली फॉर्मिंग इमेजेस और पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड नर्चर. नर्चर पालन पोषण. दज comes the second aspect. Thus the second aspect of language as culture is an image forming. ठीक है, 3 important aspect में पहला तो यहाँ आ गया. 1, culture is a product of the history which it in turn reflects. दूसरा आ गया यहाँ पर. Thus the second aspect of language as culture is an image forming agent in the mind of a child. Our whole conception of ourselves as a people, individually and collectively, is based on those pictures and images which may or may not correctly correspond to the actual reality of the struggles with nature and nurture which produced them in the first place. ठीक है भैया, बड़ा कठिन है ये तो. Our whole conception of ourselves as a people, individually and collectively, is based on those pictures and images which may or may not correctly correspond to the actual reality of the struggles with nature and nurture which produced them in the first place. ठीक है, अपना जो ये पहला एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, इससे ये समझ में आ रहा है कि इतिहास जो है वो क्या है. जो हम बहुत सारी चीजों को जो अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं वो बार बार अलग अलग जनरेशन से होता जा रहा है. तो वो उसी को, जैसे मान लो सपोज हम आज भी होली खेलते हैं, हजारों साल पहले भी भारत में होली खेली जाती थी. तो कई सारी चीजें जिसको हमने एकदम शुरुआत में ही किया, आज भी हम उसको क्या करते आ रहे हैं. तो लैंग्वेज एज कल्चर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री विच इट इन टर्न रिफ्लेक्ट्स. ये हुआ. कम्युनिकेटिंग विथ वन अदर इन द वेरी स्ट्रगल टू क्रिएट वेल्थ एंड टू कंट्रोल इट. आपस में वो शुरुआत में भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं चीजों के लिए, बढ़ने के लिए. दूसरा एस्पेक्ट क्या करता है? इमेज फॉर्मिंग एजेंट इन द माइंड ऑफ ए चाइल्ड. देखते हो बच्चे को, जब आप छोटे थे तो उस समय दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी. तो एक बच्चे के मन में क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन बनता है. बहुत सारी चीजों को बच्चा बिना बोले समझ जाता है. याद रखिएगा, बिना बोले. यानी जो का पहला एस्पेक्ट क्या बता रहा है कि बहुत सारी चीजें कल्चर की जो चलते आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे हिस्ट्री को, उसी को हम भी मनाते आ रहे हैं. इसका मतलब है कि लंबे समय से चीजें चलती आ रही हैं. दूसरा एस्पेक्ट बता रहा है बच्चे के बारे में. बच्चा देखता है, देखोगे कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे मोबाइल फोन के कोड को खोल देते हैं देख करके. वो कौन उनको समझाता है? वो देख देख करके बच्चे के मन में एक इमेज फॉर्मेशन होता जाता है. आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो बच्चा हुआ होगा उसको क्या पता होता है मोबाइल फोन के बारे में. लेकिन आज के जो बच्चे हैं, चूंकि वो देख रहे हैं चीजों को, तो वो चुपचाप उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं, ग्राह्य कर ले रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं. इसका क्रक्स पकड़िएगा इस प्रेसी का. आवर होल कॉन्सेप्शन ऑफ आवर सेल्फ एज ए पीपल, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, चाहे व्यक्ति के रूप में या समूह के रूप में, is based on those pictures and images which may or may not correctly correspond to the actual reality of the struggles with nature and nurture which produced them in the first place. जरूरी नहीं कि मानो जो अपना इमेज बनाता है वो सही हो या गलत हो. ठीक है, वो इस पर आगे बढ़ता चला जाता है. But our capacity to confront the world creatively is dependent on how those images correspond or not to that reality.
हाउ दे डिस्टोर्ट और क्लैरिफाई द रियलिटी ऑफ आवर स्ट्रगल्स। हिस्ट्री में हम देखते हैं किस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है कि जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं हो, गलत हो, फिर भी हम इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लैंग्वेज एज कल्चर इज दज मीडिएटिंग बिटवीन मी एंड माई ओन सेल्फ। लैंग्वेज, हम अपने से खुद से बातें करते हैं इस लैंग्वेज के माध्यम से, सोचते हैं तो अपनी ही भाषा में सोच रहे होते हैं। बिटवीन माई ओन सेल्फ एंड अदर सेल्फ्स, अपने और दूसरों के बीच की जो बातचीत होती है वो भी इस भाषा के माध्यम से। एंड बिटवीन मी एंड नेचर, प्रकृति और मेरे मध्य, यानी तीन रूप से भाषा का प्रयोग, खुद में बात करने में, किसी दूसरे से बात करने में और इस प्रकृति को समझने में। लैंग्वेज का अपना एक रोल है। लैंग्वेज इज मीडिएटिंग इन माई वेरी बीइंग, ठीक है, मेरे होने में भाषा की एक बहुत बड़ी भूमिका है एक मीडिएटर के रूप में। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। देखो तीसरा एस्पेक्ट आ गया। तो पहला एस्पेक्ट बताया था शुरुआत में ही, फिर दूसरा आया था इमेज फॉर्मिंग वाला, दूसरा था सेकंड एस्पेक्ट। अब आ गया यहां पर तीसरा एस्पेक्ट। कल्चर ट्रांसमिट्स और इम्पार्ट्स दोज इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटी थ्रू द स्पोकन एंड द रिटन लैंग्वेज, दैट इज थ्रू ए स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब देखो, जब और आगे बढ़े तो पूरी दुनिया जो वास्तविकता, इन सबको देखने समझने के लिए लैंग्वेज का रूप एक स्पोकन आया और दूसरा रिटन फॉर्म में आया, ठीक है। दैट इज थ्रू ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, सबके अपने अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज थे। इन अदर वर्ड्स, द कैपेसिटी टू स्पीक, द कैपेसिटी टू ऑर्डर साउंड्स इन ए मैनर दैट मेक्स फॉर म्यूचुअल कॉम्प्रिहेंशन, समझ, आपसी समझ बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इज यूनिवर्सल। दिस इज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ लैंग्वेज, अ क्वालिटी स्पेसिफिक टू ह्यूमन बीइंग्स। जब थोड़ा और बढ़े, हम सभी सभ्यताओं जो कल्चर है, संस्कृतियां हैं, हम सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक भाषाएं हैं। अंग्रेजों की अंग्रेजी है, हिंदुस्तान में तो देखो न जाने कितनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, और उसी के अंतर्गत हम सबको आगे एक दूसरे को समझते हुए बढ़ना था। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द यूनिवर्सलिटी ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर एंड दैट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, बट द पार्टिकुलरिटी of the sounds, the words, the word order into phrases and sentences, and the specific manner or laws of their ordering is what distinguishes one language from another. एक भाषा को दूसरी भाषा से कौन अलग करता है? पार्टिकुलरिटी ऑफ द साउंड्स, हम लोग देखेंगे ट्यूसडे बोलते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेजेस में लोग ट को त बोलते हैं, ट्यूसडे, टुमारो। बहुत सारे लोग र को र और र को ड़ बोल देते हैं। सड़क को सड़क बोलेंगे, घोड़ा को घोड़ा बोलेंगे, लेकिन वो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक पहचान होती है, और वही चीज एक भाषा को दूसरे से अलग करती है भाषा को, ठीक। Thus a specific culture is not transmitted through language in its universality, but in its particularity as the language of a specific community with a specific history. क्या कह रहा है ये कि कोई भी एक स्पेसिफिक कल्चर को जब आप डिफाइन करते हो ना किसी दूसरी भाषा में, तो वो गलत है, वो सही नहीं होगा। आपको अगर किसी संस्कृति को समझना है, कल्चर को, तो उसको उसी भाषा में समझना होगा, क्योंकि अक्सर लोग जब दूसरे भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं, अनुवादित करते हैं, तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये इसका सेंस प्रिवेल कर रहा है। Thus, a specific culture is not transmitted through language in its universality, but in its particularity as the language. वो सार्वभौमिकता में नहीं, आप समझ सकते हैं किसी कल्चर को, उसके लिए बकायदा particularly as the language of a specific community with a specific history. उसी समुदाय, उसके इतिहास के साथ, उसी की भाषा में उसे कल्चर को समझना होगा। रिटेन लिटरेचर एंड फॉर एंड ओरेचर नहीं, रिटेन लिटरेचर एंड ओरेचर। ओरेचर मीन्स ओरल लिटरेचर,
written literature and oral literature, that means orature, are the main means by which a particular language transmits the images of the world contained in the culture it carries. आप अपने संस्कृति को अपने लिखित और जो ओरल होता है लिटरेचर, साहित्य, यानी बोल बोल करके जो बातें आगे बढ़ाई गई हों, उसके माध्यम से ही आप अपने कल्चर को आगे कैरी कर सकते हैं. लैंग्वेज कैरीज कल्चर एंड कल्चर कैरीज particularly through orature and literature the entire body of values by which we come to perceive ourselves and our place in the world. ठीक है, भाषा जो है वो संस्कृति को लेकर के बढ़ती है और संस्कृति अपने खुद की पहचान को आगे लेकर के बढ़ती है, by which we come to perceive ourselves and our place in the world, जिसके माध्यम से हम खुद को और दुनिया में अपनी स्थिति को जो है भली भांति समझ सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर अब आप समझ सकते हैं कि जो ये प्रेसी राइटिंग है ये कितना ये कठिन रहा. 5 नंबर का है और मेरे से आदमी को इसको समझने में जो है समय लगा. जो एक चीज जो आप हम यहां पर दे सकते हैं, शीर्षक लैंग्वेज एज कल्चर या द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चर. इस तरह से आप कोई हेडिंग जरूर दे दीजिएगा. शॉर्ट में इन 3 चीजों को पकड़ लीजिएगा अपना. हैज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. कल्चर इज ए प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, ये पहला. फिर उसके बाद जो मैंने बताया था आपको दूसरा वाला, ठीक है, जहां इसका दूसरा एस्पेक्ट था इमेज फॉर्मिंग, इस पर सेकंड एस्पेक्ट पर बात बना देना. तीसरे एस्पेक्ट पर आ जाना. इसका कुल क्रक्स क्या है कि जो पहला क्रक्स है, पहला एस्पेक्ट, हम अपने इतिहास के थ्रू अपने कल्चर को रिपीट करते आते हैं. ठीक है, हिस्ट्री के थ्रू उसका वो प्रोडक्ट होता है कल्चर. जो भी चीज, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, घर जो मकान जो बनते हैं, वो सब क्या है, कल्चर जो है वो हमारा बार बार खुद को दोहराता है और हिस्ट्री से इन चीजों को हम समझ लेते हैं. दूसरा एस्पेक्ट है एक बच्चा, चाइल्ड जो है वो एक इमेज फॉर्मेशन करता है और उसको परसीव करता है, समझता है, उसके माध्यम से फिर वो चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है. फिर तीसरे एस्पेक्ट के रूप में आप अपने कल्चर को किसी विदेशी भाषा में करके नहीं समझ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्चर को एक स्थान मिले दुनिया में, तो आपको अपनी भाषा में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी विदेशी भाषा में नहीं. जैसे हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं. इसको याद रखिएगा. हिंदी क्लिष्ट होती जा रही है, कठिन होती जा रही है, हिंदी में गलतियां हो रही हैं. ठीक है, तो ये तमाम चीज, इसका क्रक्स यही है कि लैंग्वेज एज ए कल्चर हैज 3 एस्पेक्ट्स. उसके 3 आयाम होते हैं कल्चर रूपी. वो एक तो हिस्ट्री के रूप में रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा वो इमेज फॉर्मेशन बनाता है, तस्वीर, चाहे वो गलत हो या सही, उसी को लेकर के वो आगे बढ़ता है. और तीसरे में आता है कि आपको अपने कल्चर को जो है अपने ही स्पेसिफिक लैंग्वेज में समझने की जरूरत है, तभी आप उसको दुनिया में एक स्थान दिला सकते हैं. अगर दूसरे की भाषा में समझेंगे तो वो फिर वास्तविक तस्वीर नहीं उभरेगी. इसी बात को आपको यहां पर डालना है सिंपल अपने लैंग्वेज में. जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको कर लीजिएगा, आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन सीधे पढ़ना, व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऊपर देख लेना, लिख देना, ऐसे ही करते चले जाना. इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है बताने की. हाँ, ये था कि आज का प्रेसी राइटिंग जो था वह सच में बुखार छुड़ाने वाला था. अगर इस टाइप का प्रेसी राइटिंग आ जाए तो अच्छे अच्छे इंग्लिश वालों की जो होश उड़ जाएंगे. याद रखिएगा इसको. कुपोषण की समस्या, लेकिन होप प्रेसी राइटिंग आसान होगा. उसे क्रक्स को पकड़ना, जैसे मैंने अभी से क्रक्स को पकड़ा. ठीक है, कि कैसे चीजों को समझा रहा है. तो 3 एस्पेक्ट आए, उसमें से निकाल लीजिएगा 3 एस्पेक्ट. लास्ट में अपना दे दीजिएगा कंक्लूजन के साथ 3 एस्पेक्ट इसके. ये भैया ये है, शीर्षक दे दिया, हेडिंग,
5 नंबर में आपको कुछ ना कुछ वो दे देगा। और अगर आपकी अंग्रेजी सच में बहुत अच्छी होगी तो फिर आप अच्छा कर जाएंगे। कुपोषण की समस्या निवारण बता दीजिएगा, क्या है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, समस्या क्या है, उसका निवारण क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं कुपोषण से। इसके लिए आपको फिर थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। भारत में कितने लोग कुपोषण से ग्रसित हैं, यह आंकड़ा होना चाहिए। दूध की उपलब्धता कितनी है, पौष्टिक चीजों की उपलब्धता कितनी है, हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है, जो डीपीएसपी और टोटली इन्हीं चीजों पर है। ठीक है, तो अब तक के सरकारी प्रयास क्या हुए हैं, आप अपना क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। समस्या के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था हमें समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिएगा, अगर यूट्यूब पर या किसी जगह मैं अपनी वीडियो डालता हूं तो अगर स्वस्थ कोई आलोचना करता है कि हाँ सर आपसे यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, मानो हूँ गलती हो सकती है, लेकिन जब कोई मजाक उड़ाने के उद्देश्य से आता है, जो ट्रोलर्स होते हैं, तो असल में वो अपना संस्कार दिखा रहे होते हैं। और याद रखना कि कुपोषण सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, ये मानसिक भी होता है। याद रखिएगा, कुपोषण मानसिक भी होता है। और जरूरी नहीं कि मानसिक जो है वो केवल जो मानसिक रूप से दिव्यांग हो उनको कहा जाए। जो शरीर स्वस्थ हो और उसके बावजूद वो इस तरह की भद्दी आलोचना करते हो तो सब कुपोषण के शिकार हैं, मानसिक दिवालेपन के शिकार हैं। तो इसका निवारण आप सरकारी प्रयास बताना, अपना बताना हो जाएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, कल भी इंग्लिश वाले पोर्शन में आया था पिछले टेस्ट में कि स्पेस में इंडिया के जो अचीवमेंट्स है उसको बताना था, कल मैंने बताया था, आप वहां ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, जो पहला रॉकेट छोड़ा था और लेकर अभी चंद्रयान 3 तक, सब आपको ध्यान रखना है। खेलकूद का महत्व, कितना महत्व है खेलकूद का, क्या खेलकूद जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलकूद जरूरी है, याद रखिएगा। खेलकूद पहले होता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब उल्टा हो गया है। ठीक है, लेकिन उस खेल में, खेल कूद में ऐसा होना चाहिए कि आप एक्सेल करें, पूरी ताकत लगानी होगी। खेलकूद का महत्व, पेरेंट्स को सपोर्ट करना होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होगा। तो खेलकूद क्या है, कैसे वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का एक जरिया है, मन को भी स्वस्थ रखता है और तन को भी स्वस्थ रखता है, दिनचर्या को सही रखता है, आपको बीमारियों से दूर रखता है, आप में सामूहिकता की भावना लाता है। खेलकूद क्या करता है, जरूरी तो नहीं कि सारे खेल जो है सिंगल हो, टीम वर्क भी होता है, ये टीम वर्क भी सिखाता है खेलकूद। आप में सहिष्णुता की भावना बढ़ाता है खेलकूद, यानी टॉलरेंस, इन चीजों को। तो आपस में प्रेम बढ़ाता है एक दूसरे के साथ, एक सोशल नेटवर्क तैयार होता है। तो जरूरी नहीं कि आप जीवन में खेलकूद में हमेशा सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी ही बनो, लेकिन खेलकूद करते रहने से आपका निजी फायदा भी होता है। इसमें निराशा का कोई तत्व नहीं होना चाहिए, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि अपने परीक्षा को लेकर के बहुत तनाव में मत रहिएगा, प्लीज कूल रहिएगा। कूल रहेंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे, परेशान रहेंगे अरे यार अब तक कुछ तैयारी नहीं, हाथ पांव फूल रहा है, तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर नेगेटिविटी हावी होगी, आप परीक्षा में फेल होकर आएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सकारात्मक रहें, आशावादी रहें। कई लोगों को देखता हूं कि आकर के लड़ेंगे और अपशब्द बोलना शुरू करेंगे पीछे, मुंह पर तो बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुंह पर बोलने का मतलब सभी लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो एक चीज इसमें याद रखना, सामूहिकता सिखाता है खेलकूद, सामूहिकता। ठीक है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाता है, सामुदायिक सौहार्द को, क्योंकि खेलों में केवल क्षेत्रीय स्तर ही नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को जानते हैं और एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों को, अंतरराष्ट्रीय। याद रखना, यहां पे समझाना मत कि आपने अंतरराष्ट्रीय गलत लिखा है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कुछ चीजों पर कंफर्म रहते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय सौहार्द सामुदायिक सौहार्द को बढ़ाता है, सामूहिकता को बढ़ाता है।
क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए हरभजन सिंह और जो पाकिस्तान के शोएब अख्तर हैं वो कितने अच्छे दोस्त हैं। फिर जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे उधर सानिया मिर्जा, उनकी शादियां हुई, तो ये शादी हुई, सॉरी शादियां मैं बोल रहा हूँ, मतलब उनकी शादी हुई। इस तरह के और भी चीज़ें, तो खेल कूद में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो इन चीज़ों को आप अपना यहाँ करना। एक विषय पर, निम्न में से एक विषय पर पत्र लिखें। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु संपादक को पत्र। वैसे वृक्ष तो नहीं रोपते, पौधारोपण होता, लेकिन ठीक है, सरकार भी आजकल बहुत जगह वृक्षारोपण ही लिख देती है। तो बढ़ावा देने हेतु संपादक को पत्र। संपादक जी को जैसे जो फॉर्मेट बताया लिख दीजिएगा। प्रधानाचार्य जी को इसमें विषय परिवर्तन के संबंध में आप ये जरूर बताइएगा कि सारे फॉर्मेट करने के बाद जब आप लिखते हैं लेटर, तो मैं क ख ग रोल नंबर, वर्ग, तो मैं क ख ग रोल नंबर, वर्ग, सत्र 2023-24, ये इन सब कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा जो आप छोड़ देते हैं। ठीक है, प्राचार्य को पत्र लिखते समय आप अपना परिचय दीजिएगा कि मैं अमुक छात्र, रोल नंबर इतना, वर्ग इतना, 7वीं में हूँ, 8वीं में हूँ, 9वीं में हूँ, 10वीं में हूँ, ठीक है, जिसमें भी हूँ, जो वर्ग संख्या 7वें क्लास में, 8वें क्लास में, और सत्र यानी सेशन, इंग्लिश वाले में भी, ठीक है, सेशन लिखना मत भूलना। क्लास स्टैंडर्ड 7th, योर रोल नंबर मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है, आई ABC, रोल नंबर इतना इतना इतना, ऑफ आवर स्कूल, योर स्कूल से प्रिंसिपल का स्कूल हो जाएगा, आवर स्कूल से हम सबका हो जाएगा, तो वो एक अच्छा सेंस जाएगा। लास्ट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्यों विषय परिवर्तन कराना चाहते हैं, कि जो सब्जेक्ट विषय जो हमने लिया है वो मेरे लिए रुचिकर नहीं है, और आदरणीय आचार्य जी, प्राचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस निमित्त मेरा विषय जो है वो परिवर्तित कर दिया जाए, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका सादर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, ठीक है, इन चीज को लिख देना, ये थोड़ा सही जाता है। अन्यथा आप लिख सकते हैं अपनी बात को, तो फिर नीचे लिख देना आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग, रोल नंबर इतना, वर्ग संख्या इतना, और सत्र इतना। आप नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लेटर के मजमून में मेन चीज में ही लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डरिएगा नहीं कि पता नहीं क्या चेंज करना है, क्या कुछ नहीं, बस सिंपल इतना लिखना है प्राचार्य को। फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट वैसा ही रहेगा सब कुछ। निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। निसंदेह सोशल नेटवर्किंग ने समाचार चक्र कॉल की गति में क्रांति ला दी है। निसंदेह सोशल नेटवर्किंग ने समाचार चक्र, ये पता नहीं को, मतलब समाचार की गति में क्रांति ला दी है। अधिकांश समाचार संगठन अब जानकारी एकत्र करने और साझा करने के लिए सोशल मीडिया साइटों पर भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर, लगातार ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक मुख्य धारा का स्रोत बन रहा है। व्यक्ति यह जान सकता है कि वास्तविक समय में दुनिया भर में क्या हो रहा है। इसने लगभग तत्कालिक समाचार चक्र के विकास को प्रेरित किया है, समाचार चक्र के विकास को। यह काल होगा मुझे लगता है। फिर क्योंकि हाँ, इसने लगभग तत्कालिक समाचार चक्र के विकास को प्रेरित किया, क्योंकि आतंकवादी हमलों से लेकर स्थानीय दुर्घटनाओं तक सब कुछ सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है, जिससे घटना के अपने इच्छित दर्शकों को जल्दी से चेतावनी मिलती है। समाचार की गति में वृद्धि के एक हिस्से के रूप में स्मार्टफोन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अपने फोन या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से
सोशल मीडिया तक पहुंचने वाले व्यक्तियों को प्रतिशत बढ़ना जारी है, तक पहुंचने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ना जारी है। गूगल समीक्षाएं, येल्प, ये भी एक साइट है, सोशल साइट, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ तक कि फेसबुक जैसी समीक्षा साइटें उपभोक्ताओं के लिए एक लोकप्रिय स्रोत बन गई हैं। ये साइटें किसी उत्पाद एवं अथवा सेवा के मूल्य या सेवा के मूल्य के बारे में उपभोक्ताओं से इनपुट की तलाश करने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक प्रमाण बनाती हैं। 90% से अधिक उपभोक्ता आज किसी उत्पाद को खरीदने या सेवा के बारे में निर्णय लेने के दौरान सामाजिक समीक्षा साइटों का उपयोग करते हैं। जाकर देखते हैं कि क्या रिव्यू है इसके बारे में, तभी वो आते हैं। न केवल लोगों के हितों पर चर्चा करने के लिए कई समूह हैं, बल्कि पेशेवर विकास पर केंद्रित चैटरूम, मंचों और समूहों से भारी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से फ्रीलांसरों को रेफरल स्रोतों के साथ व्यापार करने, ग्राहकों को संभालने के तरीके और अन्य पेशेवर विषयों के बारे में पता चल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप दूसरों को ढूंढ सकते हैं जो आपके पेशे में काम करते हैं और आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है। ठीक है, हिंदी में है तो थोड़ा आसान हो जाता है मदर टंग के कारण, मातृभाषा होने के कारण। निम्नलिखित अवतरण, इसमें मोटा मोटी यही है कि जितने भी वेरियस सोशल साइट्स हैं उन्होंने हमारे मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है। जो समाचार की गति जो पहले होती थी उसमें क्रांति आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर के स्थानीय खबरें तक कोई भी अब छुपी नहीं रह सकती। आप देखेंगे ट्विटर पर देखते हैं खट से किसी का ट्वीट आ जाता है, अरे यहां पर बाढ़ आ गई, अरे वहां पर किसी की मृत्यु हो गई, वहां पर मॉब लिंचिंग कर दी गई। ये तमाम बातें तेज आ गई हैं। इसके अलावा कई ऐसी साइट्स हैं, येल्प जैसी, फेसबुक या गूगल पर और भी साइट्स हैं, जिसके माध्यम से आप तुरंत कहीं का रास्ता जान सकते हैं। आप किसी का रिव्यू पढ़ सकते हैं कि अमुक कोचिंग संस्थान कैसा है, या कोई होटल कैसा है, या घूमने फिरने की कोई जगह जो है वो कैसी है। ये तमाम चीजें क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि आज व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है, इंटरनेट है। इन सबके कारण हम सभी बड़ी तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्पष्ट है कि सोशल मीडिया ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है। आज मानव जीवन का कोई भी पहलू इससे अनछुआ नहीं है। तो इसके लिए जो शीर्षक, बहुत सारे शीर्षक हो सकता है, इसमें आप डाल सकते हैं मानव जीवन और सोशल मीडिया, मानव जीवन और सोशल मीडिया। तो ये भी हो सकता है, और भी जो आप इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक क्रांति, ठीक, सोशल मीडिया एक क्रांति, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इस पर क्रक्स रखिएगा। मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक छोटी छोटी चीजों को जो है आप बताते चले जाएंगे और आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो है वो 12 से 3 के बीच में रखा गया है टेस्ट का। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त जो है हमारा अंतिम टेस्ट का दिन है, जो 10वां टेस्ट होगा संस्थान का अपना। तो उसमें कोशिश किया करने का, जैसा बताया गया उसमें 13 को एग्ज़ाम है। खुद पर नियंत्रण रखिएगा, नींद अच्छी लीजिएगा, ठीक है, बेचैन मत होइएगा, ये सब मत सोचिएगा, निगेटिव मत हावी होने दीजिएगा। ठीक है, जितना निगेटिव होंगे
उतना ही कुंठित होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। अक्सर देखिएगा कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं होती है वो ना अंतिम समय में परेशान होने लगते हैं। एक बंधु तो कह रहे थे कि तैयारी अच्छी है फिर भी परेशान है, तो ये अच्छी आदत नहीं है। धैर्य रखना चाहिए, ठीक, मध्यम मार्ग अपनाइए, जहां जरूरत पड़े अपनी ताकत दिखा दीजिए, लेकिन अभी सकारात्मक रह करके आगे बढ़िएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी ये मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए आप सभी सफल हों। अभी के लिए धन्यवाद।